नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नमस्कार एमपी कार्यक्रम में। दर्शकों, ये कार्यक्रम बहुत ही खास कार्यक्रम है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप ही से जुड़े विषयों की जानकारी आपको प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। आज की बात में हम जो विषयों पर बात करने जा रहे हैं वो है ईट राइट चैलेंज के बारे में बात करेंगे, बताएंगे आपको विषय विशेषज्ञ के बारे में भी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, आज हम बिपरजॉय के बारे में भी बात करेंगे, जो कि हम देख सकते हैं कि मौसम में बहुत बदलाव आया हुआ है। किस कारण से आया हुआ है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ अनक्लेम्ड अकाउंट्स जो होते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स करते वक्त क्या कुछ सावधानियां बरतना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले अभी नज़र डाल लेते हैं तिथि पर। विक्रम संवत 2080 आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी है, 16 जून 2023 तिथि है और दिन है शुक्रवार। दर्शकों, इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे जीवन में और कुछ ना कुछ खास घटित रहता है हर दिन। तो आइए नज़र डालते हैं कि 16 जून को क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में। 1858 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरार की लड़ाई लड़ी गई। 1903 में फोर्ट मोटर कंपनी चालू हुई। 1923 में साइबेरिया में याकुट विद्रोह का रूसी नागरिक युद्ध समाप्त हो गया और 1911 में आईबीएम कंपनी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई। पहले इसका नाम कंप्यूटिंग टैब्यूलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी रखा गया था। दर्शकों, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज गुरु अर्जुन सिंह जी की शहीदी दिवस भी है और अर्जुन देव जी का 16 जून 1606 को वे शहीद हुए थे। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म तरन तारण जिले के गोइंदवाल में साल 14 जून 15 अप्रैल साल 1563 में हुआ था। उनके पिता गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे और उनकी माता का नाम बीबी भानी था। गुरु अर्जुन देव जी के शांत स्वभाव और कुशाग्र बुद्धि के श्रेष्ठ गुणों को देख पिता रामदास ने मात्र 18 साल की उम्र में ही उन्हें गुरु गद्दी सौंप दी थी। दर्शकों, विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और एक विचार हमारा जीवन बदल देता है। तो आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने में होती है। और वाकई में सत्य वचन है, हमारा मन काफ़ी चंचल होता है और अगर मन हमारा संभल जाता है, अगर मन ठान ले कि कुछ कार्य करना है तो वो निश्चित ही होता है। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी को पता है, बिपरजॉय का खतरनाक रूप ले चुका है और भारत में भी दस्तक दे चुका है। भारत में देखें तो मुंबई, केरला और साथ ही साथ गुजरात में विशेषकर समुद्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और मध्य प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। मौसम में काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। साथ ही साथ जो मानसून है, मानसून भी लेट हो सकता है। इसकी के कारण बिपरजॉय के कारण हो सकता है। आइए इसी के बारे में विशेष जानकारी जानेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर डीपी दुबे जी, जो कि मौसम वैज्ञानिक है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपसे जानना चाहेंगे बिपरजॉय के बारे में, कैसा रूप ले चुका है बिपरजॉय? देखिए, अभी तो क्रॉस हो गया ये कच्छ कोस्ट को, गुजरात कोस्ट को। जी जी। और नियर जिखाऊ जो पोर्ट है उसका। और अब ये क्या है, धीरे धीरे कमजोर होगा एक्चुअली। अभी तो ये साइक्लोन था, फिर ये साइक्लोन बनेगा, फिर डिप्रेशन बनेगा जी। और इसका मुश्किल, अगर आप देखेंगे इसका जो ट्रैक है, मोस्टली ये गुजरात से भी होते हुए जोधपुर तरफ जाएगा, जोधपुर से फिर वो जयपुर तरफ मूव करेगा, कमजोर होते होते, है ना। तो इसकी इंटेंसिटी अब धीरे धीरे कम हो जाएगी और इसका जो एरिया जो है, जो रेन वगैरह का है, वो तो काफी ज्यादा एरिया है। बिल्कुल सर, मध्य प्रदेश में क्या कुछ असर देखा जा सकता है? जैसा कि हम देख सकते हैं कल से ही मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में तो ऐसा है कि एक्चुअली जो मेन सिस्टम है वो अब उसका ट्रैक जो गुजरात तरफ है। एक्चुअली ये बताया कि जोधपुर जाएगा, ये कल तक जोधपुर पहुंचेगा, फिर जयपुर तरफ जाएगा तो और वीक होता जाएगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है, खास करके जो मोस्ट अफेक्टेड एरियाज है, वो जो होंगे झाबुआ, मंदसौर और उसके वाली जी एरिया जो है, इसमें काफी ज्यादा असर आएगा।
भोपाल इंदौर वगैरह एरिया, इसमें भी चूंकि काफी मॉइस्चर आ रहा है, इसलिए यहाँ भी रेनफॉल एक्टिविटी खास करके थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी, मानसून एक्टिविटी जरूर होगी। लेकिन जो एक्सट्रीम जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है आपका मध्य प्रदेश का, उसमें काफी इसका असर होगा। बिल्कुल सर। सर ये भी जानना चाहेंगे कि बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना है क्या हमारे प्रदेश में? नहीं, बारिश भी होगी और आंधी तूफान भी आएगा। बारिश जैसे बताया कि जो मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है अपने मध्य प्रदेश का, उसमें तो काफी तेज बारिश होगी और काफी आंधी तूफान भी आएगा जी। और जिस बकाया जो पार्ट है उसमें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे इतना ज्यादा हीटिंग हो रहा है आप देख रहे हैं, और बहुत सारा मॉइस्चर उसके साथ में आ जाएगा, तो दोपहर के बाद में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी काफी बनेगी। और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जैसे मैंने बताया झाबुआ, रतलाम और ये ग्वालियर तरफ का एरिया, इसमें काफी तेज हवाएं चलेंगी और कहीं कहीं भारी बारिश भी होगी। सर भोपाल की अगर बात करें तो कैसा मौसम रहेगा भोपाल में? जी, भोपाल में तो देखिए आप मॉइस्चर आ रहा है और काफी ज्यादा हीटिंग है, तो मॉइस्चर और हीटिंग दोनों मिलके जो है ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बनती है। मोस्टली दोपहर के बाद में ये बादल डेवलप होना शुरू होते हैं और शाम होते होते तेज आंधी के साथ में बारिश होती है। और ये इसका असर अब कल से आना ज्यादा शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये काफी नजदीक हो जाएगा मध्य प्रदेश के भी। जी, तो भोपाल इंदौर में भी बहुत इसका असर आना शुरू होगा। बिल्कुल। सर मानसून पर क्या असर पड़ेगा? बिपरजॉय के कारण ऐसा सुन रहे हैं कि मानसून भी लेट हो सकता है, तो क्या कुछ संभावनाएं हैं मानसून की? जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि इसका जो ट्रैक है, ये तो वैसे तो बहुत फेवरेबल कंडीशन है, मानसून के लिए होनी चाहिए थी। अगर ये हिट करता एक्चुअली महाराष्ट्र के उधर या फिर ये गुजरात के इधर से ट्यूब वगैरह के एरिया से, अगर या सूरत वगैरह के एरिया से अगर हिट करता गुजरात को, तो सीधा के सीधा मानसून को अपनी तरफ खींच ले आता। लेकिन चूंकि ये काफी गुजरात के काफी इसमें कच्छ एरिया को क्रॉस किया हुआ है, तो ये एक्चुअली मानसून का इससे मानसून लेट ही हो सकता है, क्योंकि ये अभी राजस्थान जाते जाते फिर ये वीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसको जो मानसून करंट को फिर इंस्टेंसिंग होने के लिए कोई दूसरा वेदर सिस्टम चाहिए पड़ेगा। तो इसलिए जो है ये अगर ये महाराष्ट्र से ये साउथ गुजरात के इधर सूरत तरफ के एरिया से अगर हिट करता, तो जरूर मानसून इसके साथ ही ऑन सेट हो जाता। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल सर। सर मौसम को देखते हुए किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? किसानों को अभी थोड़ा तो वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि अभी कोई ज्यादा बारिश होने की संभावना है नहीं है, और अगर जो कहीं कहीं बहुत ज्यादा टेम्परेली 1-2 घंटे के लिए बारिश हो भी जाएगी, थोड़ी खेतों में नमी भी आ जाएगी, लेकिन क्या है कि ये इसके बाद में थोड़ा सा गैप टाइप पे मिलेगा, तो इसलिए उनको थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक कि एटलीस्ट 2 इंच की उनकी जो जमीन है, जब तक पूरी तरह मॉइस्ट नहीं हो जाए, पूरी तरह गीली नहीं हो जाए, तब तक उनको उसमें आगे कुछ खरीफ वगैरह की जो फसल के लिए सोचना नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, वो एक अच्छी स्पेल होने के बाद में ही अपना खेती का काम शुरू करें आगे। बिल्कुल सर। सर प्रदेशवासी काफी डरे हुए हैं बिपरजॉय का नाम सुनकर, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कमजोर हो रहा है और मैंने जो उसने जो जितना उसको नुकसान करना था वो कर चुका है गुजरात में। अभी यहाँ आते आते सिर्फ आपको थोड़ी बहुत तेज हवाएं मिल जाएंगी और कहीं कहीं थोड़ी अच्छी तेज बारिश मिल जाएगी। बगैर मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा असर नहीं है, खास करके जो एरियाज बिल्कुल क्लोज है गुजरात राजस्थान के, जैसे मैंने बताया कि वो झाबुआ से लेके वो मंदसौर ये ग्वालियर वाले एरिया, इसमें जरूर थोड़ा सा एक्टिविटी काफी ज्यादा होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डीपी दुबे सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, प्रदेशवासियों को काफ़ी अच्छी सलाह दी, हमारे किसानों को सलाह दी कि किस प्रकार से वे मौसम को देखते हुए अपने फसलों का ध्यान रखें। और आज की बात में आज हम बात करेंगे ईट राइट चैलेंज के बारे में। दर्शकों आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, क्योंकि आप भी फ़ोन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ विशेषज्ञ से भी हम आपको मिलवाएंगे। हमारा नंबर है 0755266049 और दूसरा नंबर है 180023300340। तो आज आइए मिलवाते हैं आपको हमारे विशेषज्ञ से। आज ईट राइट चैलेंज पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं देवेंद्र दुबे सर, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र सर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या है ईट राइट चैलेंज? देखिए, भारत सरकार की एक संस्था है खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण,
इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत में हम जो लोग जो खाने पीने की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं वो सभी हेल्दी रहें। एक शब्द है सेफ़ रहें। सेफ़ का मतलब है कि उसमें कोई ऐसे एलिमेंट उसमें शामिल ना हो, ऐसे चीज़ें उसमें शामिल ना हो जिससे किसी की सेहत को कोई भी नुकसान हो सके। और खाने पीने की सभी चीज़ों को एक तरह से स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है, सभी के मानक तय हैं। तो मार्केट में जितनी भी चीज़ें मिलें वो सभी मानकों के आधार पर मिलें। अब जैसे बहुत सिंपल चीज़ें हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा शिकायतें होती है दूध में पानी मिलाना, तो दूध में पानी जैसी चीज़ें ना मिलें। तो ये एक पूरे के पूरे देश में एक वातावरण बने, एक एनवायरनमेंट बने जिसमें लोगों को सुरक्षित खाद्य, हेल्दी फूड ये अवेलेबल हो। और ये करना ये जादू की छड़ी जैसा काम नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और लोगों को हेल्दी फूड मिलने लगे। तो इसके लिए बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा का जो अधिनियम है, जो कानून है, उसमें भी बहुत सारी बाध्यताएं हैं खाद्य कारोबारियों के ऊपर कि किस तरह की चीज़ें उनको बेचना है। तो इन सब चीज़ों को खाद्य कारोबारियों के बीच में उनमें चेतना लेकर आना, साथ में आमजन के बीच में भी ये चेतना लेकर आना कि किस तरह की चीज़ों को खान पान की आदतें उनमें कैसी होना चाहिए और क्या बेहतर हमें करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को समावेश करते हुए FSSAI जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, उन्होंने देश भर में एक प्रतियोगिता वो करते हैं। 2 प्रतियोगिताएं इसमें पूरी हो चुकी हैं अभी तक। तो बहुत अलग अलग पैरामीटर्स में उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को नापा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट ने किस पैरामीटर में कितना काम किया है। और 2 अभी तक चैलेंज यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। और जो दूसरा चैलेंज है, पहले और दूसरे चैलेंज दोनों में जो भोपाल ज़िला है मध्य प्रदेश में से, ये पूरे देश में 2nd रैंक इसने हासिल किया है, पहले चैलेंज में और दूसरे चैलेंज दोनों में। जी, बहुत अच्छी बात है पूरे मध्य प्रदेश के लिए कि ईट राइट चैलेंज में हमें विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। सर, जैसा कि हमें ज्ञात है, ईट राइट इंडिया का एक मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित खाओ, स्वस्थ खाओ और सतत खाओ। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, होता है कि खान पान डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पे, सभी का खान पान अलग होता है। लेकिन मार्केट में मिलने वाली चीज़ें, मार्केट में जो जिस तरह से ईटरीज अवेलेबल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, रोड साइड में जो स्ट्रीट फूड होता है जी, एक तो इन सब जगहों पे जब हम विज़िट करते हैं, हम खाना खाने इन जगहों पर जाते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान में रखना है, ये पब्लिक को इस बात की जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल। हम घर में भी खाना खाते हैं, कई बार हमारे चॉइसेस ऐसे होते हैं, बहुत हम ऑयली खा रहे हैं जी, तो लॉन्ग टर्म में हमारे शरीर पे क्या इनका क्या घातक प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों की जो चेतना है वो हमें आना चाहिए। तो यही सब है कि खाद्य सुरक्षा का जो सेटअप है वो इन चीज़ों पे काम करता है कि लोगों को जानकारी जाए। जैसे कैंपेन्स चलाए जाते हैं, आपने देखा YouTube वगैरह में आपने देखा होगा कि FSSAI की तरफ से कुछ वीडियोस अपलोड किए गए हैं जिनमें ये बताया जाता है कि आपको ऑयल कम लेना है, नमक कम लेना है, शक्कर कम लेना है। तो इन चीज़ों की क्वांटिटी जब हमारी शरीर में बढ़ती है तो बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हमें घेरती हैं, हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो वीक होते चले जाते हैं। तो हमें अगर अपने जनरेशन को हेल्दी करना है और हमारे आने वाली जनरेशन को मैं ये एक मैसेज पास ऑन करना है कि हमारा खाना जो होता है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो खाना है वही हमारे शरीर को बनाकर और चलाने का काम करता है। तो ये है हमारा जो कैंपेन, जिसमें हमें ये लोगों को बताना होता है कि सुरक्षित तरीके का जो खान पान है वो हमें कैसे अपनाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बताया ईट राइट चैलेंज में मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, तो किस प्रकार से तैयारी की थी ईट राइट चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रदेश ने? हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो मार्क्स होते हैं उसमें 75 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करने वाले मध्य प्रदेश में 9 ज़िले हैं जी। तो केवल भोपाल ज़िले का ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म किया है। हम टॉप 32 डिस्ट्रिक्ट्स को अभी सम्मानित किया गया दिल्ली में, तो वो 32 डिस्ट्रिक्ट्स में मध्य प्रदेश के 9 ज़िले शामिल हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। तैयारियां ऐसी हैं कि जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स में रेगुलेटरी कंप्लाइंस का हिस्सा होता है। जो रेगुलेटरी कंप्लाइंस का हिस्सा होने का मतलब ये है कि
हम जो चीज़ें कानूनी रूप से हम करते हैं, जैसे हम दुकानों का, प्रेमाइसेस का, फैक्ट्रीज़ का इंस्पेक्शन करते हैं, तो हमने कितने इंस्पेक्शंस कंप्लीट किए हैं उसके मार्क्स होते हैं, हमने सैंपल्स कितने लिए हैं उसके मार्क्स होते हैं, और कुछ खास कैटेगरीज़ के सैंपल थोड़ा सा सेंसिटिव सैंपल्स होते हैं, इन चीज़ों के मार्क्स होते हैं। साथ में सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जो पूजन के स्थल होते हैं, इन पूजन के स्थलों में जहाँ पर प्रसाद या भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उनके किचन में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। ये असल में एक तरह से अनटच्ड एक एरिया था जिस पे ज़्यादा देखा नहीं जाता था, परंतु अब ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को भी इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि FSSAI की एक भोग सर्टिफिकेशन होता है, तो भोग सर्टिफिकेशन वो प्राप्त करें। सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में अगर वहाँ कोई खाना वाना बनाने में, रख रखाव में कोई कमी होती तो उसको दूर कराया जाता है, और दूर कराकर वहाँ की जो व्यवस्था होती है उसको FSSAI के गाइडलाइंस के हिसाब से उसको बनाया जाता है। साथ में इंस्टीट्यूशनल किचन्स होते हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग सेंटर हो गया, कोई ऐसी जगहों पर अगर किचन शामिल है तो उसको कैंपस सर्टिफिकेशन, उसका E-ट्रेड कैंपस सर्टिफिकेशन होता है। तो ये टारगेट्स दिए जाते हैं अलग अलग। आजकल स्टेशंस में ये देखने को आता था कि स्टेशन में भी काफ़ी गंदगी है, या खुले में खाने पीने की चीज़ों को बेचा जाता है, ऐसा जनरल प्रैक्टिस में देखा जाता था। अब इसमें यह है कि ऑडिट्स कराकर, वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग्स देकर, अवेयरनेस वहाँ पर स्प्रेड करके E-ट्रेड स्टेशन सर्टिफिकेशन होता है। तो ये वेरियस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, इन सब के भी मार्क्स इसमें होते हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनोवेटिव एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। इनोवेटिव एक्टिविटीज़ का मतलब ये है कि जो गाइडलाइन के हिसाब से हमें काम करना, या डिपार्टमेंट को जो काम असाइन किए जाते हैं, उन कामों से इतर अगर हम कोई ऐसे काम करके जनता के बीच में जाते हैं जिससे किसी खास सेक्टर पे जागरूकता का हम भाव पैदा कर सकें, बिल्कुल, तो इन चीज़ों के भी पॉइंट्स थे। तो ओवरऑल 200 पॉइंट्स में हमने, भोपाल ने 193 पॉइंट स्कोर किए। जागरूकता को के लिए जैसे एक नवाचार अभियान हमने चलाया था, न्यूज़पेपर में देखाना तो बोलो। सर, नवाचार के पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। आपने बताया कि FSSAI के द्वारा भोज सर्टिफिकेशन दिया जाता है, कितने लोग जागरूक हैं, और अगर जागरूक नहीं भी हैं तो विभाग द्वारा कैसे आप जागरूक करते हैं इन लोगों को, क्योंकि कई लोगों को मापदंड नहीं पता होगा कि सेफ्टी कैसे करना है या खाद्य सुरक्षा कैसे करना है, तो उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम सबसे पहले तो, क्योंकि ये बहुत पुराना कोई एक पैटर्न नहीं है, नए सिरे से सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम तैयार किए गए हैं, तो हमें कैंपस सर्टिफिकेशन हो या E-ट्रेड रजिस्ट्रेशन हो या भोग सर्टिफिकेशन हो, विज़िट करना होता है, लोगों के पास हम जाते हैं और उनको इसके फ़ायदे बताते हैं। देखिए, होता ये है कि नियम और कानून में बंधना कोई पसंद नहीं करता, ये बहुत ही, ये मानव स्वभाव है। आप सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम के बारे में बताते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि सपोर्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसके बाद भी अगर आप उनको समझाएं, ये तो समझाने पर ये होता है कि जब उनको ये बात समझ में आई कि इससे ना केवल वो एक सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, बल्कि उस एनवायरनमेंट में जितने लोग उनके भोजन का सेवन कर रहे होते हैं, वो जो जितने भी लोग खाने वाले होते हैं, उन सबको ये श्योरिटी होती है कि उनको हेल्दी खाना मिलेगा, हाइजेनिकली जो बना हुआ खाना है वो मिलेगा। और जब ये बात समझ में आती है तो फिर समर्थन जो है वो हमें मिलने लगता है। और मध्य प्रदेश में जो भोपाल ज़िला है, हमारे पास 19 कैंपस सर्टिफिकेट जो हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको कैंपस सर्टिफिकेशन है, और वो भी पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को समझाने में सफल हुए हैं। बिल्कुल। कैंपस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली संस्थाओं में हॉस्पिटल्स भी हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरत होती है कि जो मरीज़ हैं वो भी वहाँ के कैंटीन से खाना खा रहे होते हैं, उनके साथ में जो हैं वो भी खाना खा रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सेंसिटिव जगहों पर हाइजीन कंडीशंस बहुत अच्छी रहें। साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का स्टाफ है वो ट्रेंड रहे, उनको ये पता हो कि खाने का टेस्ट बस मैटर नहीं करता, खाने की क्वालिटी है, उसमें इंग्रेडिएंट हम क्या डाल रहे हैं। साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो रॉ मटेरियल लेकर आते हैं उसको रखा कैसे जाए। उसके बाद जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो कुकिंग के समय किन बातों का हमें ध्यान में रखना है। साथ में ये है कि हम कुकिंग के समय जो किचन एरिया है, क्या हम वहाँ गंदगी करके रख रहे हैं
या हमारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, क्या नालियाँ खुली तो नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान में रखना होता है। और जब ये सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में हम गुजरते हैं तो ये जो भी कमियां हमारे को होती हैं, उस जगह पे अगर कोई कमी है तो उसको दूर कराया जाता है। दूर कराने के बाद एक स्कोरिंग के साथ उनको कैंप सर्टिफिकेशन होता है। इससे जो फूड उस जगह पे बन रहा है, ऑफ़र किया जा रहा है, वो हम इंश्योर करा पाते हैं कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया और दर्शकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनकी खासकर रेस्टोरेंट्स हैं या भोजनालय हैं तो वो भोग सर्टिफिकेट ज़रूर लें, और साथ ही साथ कैंपस सर्टिफिकेशन के बारे में भी सर ने बताया। आइए जानते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं कैंपस सर्टिफिकेट, जो आपने बताया कि भोपाल में काफ़ी सारे संस्थाओं को कैंपस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, तो वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, कैंपस सर्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो आपका जो स्टाफ है, स्टाफ की एक ट्रेनिंग होती है। FSCI की तरफ से एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाया गया है। तो आपके जितने भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी हैंडलर्स हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ट्रेनिंग दिलवा दें जी। साथ में कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आपको अडॉप्ट करना होता है। जैसे मेडिकल फिटनेस आपको रेगुलरली करवाना होता है, जिससे ये इंश्योर हो सके कि जो हैंडलर हैं, वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं है, कोई ट्रांजिटिव डिसीज़ तो उनको नहीं है कि संक्रामक बीमारी होगी तो वो संक्रामक बीमारी आपके सभी हैंडलर्स को फैलेगा। साथ में वो फूड्स के ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकता है। साथ में क्या पेस्ट कंट्रोल जैसे एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, क्योंकि जो पेस्ट जो होते हैं जैसे चूहे हैं, कॉकरोच हो गए, खाने पीने की का जहाँ पर अभी भंडारण होगा वहाँ पर ये सभी चीज़ें बहुत आसानी से आ जाते हैं। तो ये पेस्ट कंट्रोल का प्रोग्राम हमने चलाया है कि नहीं चलाया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक सेटअप की व्यवस्था की बात है कि वहाँ पर आपका जो सेटअप है, जैसे कटिंग चॉपिंग के लिए जगह है। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने कभी कभी देखा भी है कि करीब 10 या 15 साल पहले का कोई लकड़ी का पुराना सा एक टेबल है जिसको कटिंग चॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें बहुत सारे गैप्स हैं, दरारें हैं, जहाँ पे कॉकरोच जैसे जो छोटे छोटे कीट होते हैं ये सब मिलते हैं। तो अगर सेटअप से जुड़ी हुई कोई अव्यवस्था है, उनको दूर कराया जाता है। ओवरऑल एक तरह से पूरी की पूरी स्कैनिंग हो जाती है। आपका पानी है क्या है, वो पोर्टेबल ग्रेड का पानी है। हो सकता है कि जहाँ से आप पानी बुलवा रहे हो वो पानी साफ़ सुथरा ना हो सकता है उसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों जो बैक्टीरियाज हों, तो पानी का टेस्ट कराया जाता है। तो ओवरऑल जिस भी जगहों को हम कैंपस सर्टिफिकेशन के लिए कंसिडर करते हैं या उनको अप्रोच करते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी फूड को बनाने से संबंधित जितनी भी बुराइयाँ या कमियाँ हो सकती हैं, उन सबको दूर कराया जाता है। और दूर कराने के बाद सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। सर, क्या कोई ऑनलाइन लिंक रहती है इसके सर्टिफिकेशन में अप्लाई करने की? देखिए, एक्चुअली थर्ड पार्टी ऑडिट होना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक ऑडिट की एजेंसी होती है और ऑडिट एजेंसी इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करती है। हमारा जिसमें काम होता है वो संस्थाओं को तैयार करना, संस्थाओं को कैंपस सर्टिफिकेशन का फ़ायदा बताना, और अगर उनको बीच बीच में लगता है कि बहुत भारी भरकम बदलाव कराए जा रहे हैं तो उन बदलावों के लिए तैयार भी उनको कराना हमारा काम होता है, क्योंकि वो बदलाव आवश्यक है इसलिए उनसे कराने को कहा जा रहा है। और अगर किसी चीज़ के बदलने की आवश्यकता नहीं होती तो वो जो कैंपस सर्टिफिकेशन होता है उनका बहुत जल्दी हो जाता है। हम ये मानेंगे कि उन्होंने हमारे वहाँ जाने के पहले, हमारे विजिट के पहले ही अपने जो व्यवस्थाएं उसको विद इन स्टैंडर्ड करके रखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो ये कैंपस सर्टिफिकेट आप प्राप्त करते हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब स्वच्छता बनाए रखते हैं तभी स्वस्थ भोजन प्राप्त हो सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि जो खाना बनाने वाले हैं कुक्स रहते हैं, उनको कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। खासकर सफाई का विशेषकर ध्यान रखना है। अगर चूहे हैं या कोई भी कीटनाशक दवाई डाल रहे हैं कि नहीं, ये स्वच्छता बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। सर, आपने बताया काफ़ी सारे नवाचार भी लाए गए। भोपाल की अगर बात करें, क्योंकि ईट राइट चैलेंज में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, 200 में से 193 अंक प्राप्त हुए हैं प्रदेश को। भोपाल का क्या सहयोग था, क्या क्या नवाचार देखे गए इसके अंतर्गत? ईट राइट 2 जो अभी रिसेंटली जो चैलेंज कंप्लीट हुआ है उसमें हमने 2 नवाचार यहाँ पे किए थे। एक का नाम था न्यूज़पेपर में दे खाना तो बोलो नाना। इसका मतलब ये है कि हमने ये बहुत देखा होगा कि पोहा और समोसे, आलू बड़े जैसी चीज़ें जो ठेलों में और छोटे रेस्टोरेंट्स में जो ऑफ़र किए जाते हैं, बहुत बार प्लेट की जगह, ये तो स्टील के प्लेट हो, उसकी जगह न्यूज़पेपर में दे दिया जाता है।
अब न्यूज़पेपर में अगर वो ऑफ़र करते हैं तो लेने वाला जिसको खाना है वो बहुत आसानी से लेते हैं और वो खा लेते हैं, लेकिन इस बात की चिंता, इस बात की परवाह कोई नहीं करता कि न्यूज़पेपर या कोई भी प्रिंटेड पेपर हो, केवल न्यूज़पेपर की बात नहीं है, ये सारे प्रिंटेड पेपर्स की बात है, उसमें जो इंक होता है वो फूड ग्रेड का नहीं होता। इंक जो आपके कागज़ों में छपती है उसका उद्देश्य कभी भी आपके पेट के अंदर जाना नहीं होता, इसलिए वो इंक फूड ग्रेड का नहीं होता, इस क्वालिटी का नहीं होता कि हम उसको खाएं, बल्कि इसके उल्टा होता ये है कि उसमें जिन जिन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है वो अगर हमारे शरीर में आएंगे तो उससे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो हमारा ये हमने एक अभियान ये चलाया था, हमने बहुत सारे वेंडर्स के बीच में पहुंचकर उनसे हमने एफिडेविट लिया था, शपथ पत्र उनसे भरवाया था कि हम ये न्यूज़पेपर का यूज़ खाने को सर्व करने के लिए नहीं करेंगे। एक तो पहली ये बात होगी, दूसरा पब्लिक के बीच में भी ये मैसेज हमने स्प्रेड किया था कि हमें जानकारी नहीं होती कई बार, बिल्कुल, तो ये आप उनको अगर बताएं कि नहीं ये इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर उनको ये पता हो जाता है तो बहुत बार ऐसे होता है कि लोग खुद से भी न्यूज़पेपर को या फिर कोई भी और दूसरी बुराइयां हैं उनको लेने से फिर वो परहेज़ करते हैं। तो ये एक तो हमारा एक जनता के बीच में, साथ साथ में फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में हम इस बात को लेकर आए। दूसरा एक था, हमने ये देखा कि जैसे भोपाल है, ये बड़ा एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है, यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं और बाहर से बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए और हॉस्टल्स में रहते हैं। ये तो इंस्टीट्यूशन के हॉस्टल्स हैं या फिर प्राइवेट हॉस्टल्स हैं जी। अब इन जगहों पे जो हॉस्टल्स हैं, प्राइवेट हों या इंस्टीट्यूशन के हॉस्टल्स हों, इनमें बच्चों के खान पान की केयर जो होती थी वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है नहीं हो रही, इस बात की मॉनिटरिंग असल में नहीं होती थी। तो हमने केयरिंग अवर फ्यूचर के नाम से एक प्रोग्राम यहाँ पे चलाया। केयरिंग अवर फ्यूचर इसलिए कि हम केयर कर रहे हैं और हमारे फ्यूचर का, जो कि हमारे बच्चे, जो हमारा फ्यूचर, हम उनकी केयर कर रहे हैं और खान पान को लेकर हम केयर कर रहे हैं। उसमें हमने ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स को सबसे पहले तो जाके हमने वहाँ पर चेक किया, जो हमको करना चाहिए वो हमने वहाँ पर सुधार कराने की जो चीज़ें हो पाई हमने वो कराया। साथ साथ हमने बच्चों को ये बताया कि अगर आप उस इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रह रहे हैं या किसी प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप उसको पे कर रहे हैं। अब चूंकि आप उसको पे कर रहे हैं तो हमें अगर वहाँ पर कोई कमियां नज़र आती हैं, हाइजीन रिलेटेड कोई कमियां नज़र आती हैं, क्वालिटी रिलेटेड कोई कमियां नज़र आती हैं, तो हम संकोच ना करें, बल्कि हम अलग अलग एजेंसीज़ को जो इस चीज़ को एड्रेस कर सकती हैं, इन कमियों को एड्रेस कर सकती हैं, ऐसे एजेंसीज़ को हमें ये चीज़ें बताना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आप हमें बता सकते हैं अगर कोई शिकायत है तो हमारे विभाग को आप शिकायत कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं शिकायत करने के लिए जो लोगों को नहीं पता होता। हमने वो प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को पैम्पलेट्स बांटकर और उनको उनके जो लीडर्स होते हैं, ग्रुप लीडर्स होते हैं, उनको हमने ये पैम्पलेट्स वगैरह ऐसे भी सॉफ्ट कॉपी भी दी, जिसमें जैसे FSSAI ने बहुत सारे, उनका ट्विटर हैंडल है, आप उसके थ्रू मैसेज करके शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स हैं, हमारे भोपाल में टोल फ्री नंबर है। साथ साथ आप कोई भी कंप्लेंट है वो आप 181 में ही कर सकते हैं। CM हेल्पलाइन यहाँ बहुत इफ़ेक्टिव है, पर दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले विल पावर। अगर हमें ये पता है कि मेरे साथ लगातार कोई गलती की जा रही है, हम बार बार कह रहे हैं कि आप यहाँ सफाई नहीं कर रहे हैं, बर्तन आपके साफ़ नहीं होते हैं, या बहुत बार ऐसे होता है कि सब्जियां जो लाई जाती हैं काटने के लिए बड़ी ख़राब क्वालिटी की सब्जियां लाई जाती हैं। अगर आपको ये पता है तो सबसे पहले तो आप मन में एक भावना लेकर आएँ कि हम शिकायत हम करेंगे। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप शिकायत करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप शिकायत कहाँ करेंगे। तो ये जो गैप था, लोगों को इस बात के लिए अवेयर करना कि आप शिकायत करना चाहिए, दूसरा शिकायत कहाँ करें इसकी जानकारी उनको देना, ये दोनों कामों को करने के लिए हम बहुत सारे हॉस्टल्स में गए और हमने केयरिंग अवर फ्यूचर करके ये एक प्रोग्राम को चलाया। और इन दोनों, असल में ये दोनों प्रोग्राम काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं और साथ साथ ये दिखाई भी दिया, क्योंकि हमें 10 में से 10 नंबर जो हैं इसके मिले। इसका मतलब ये है कि FSCI ने भी इस बात को माना है कि हमारे ये जो प्रोग्राम थे ये काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल, विभाग द्वारा कई सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिससे युवाओं को ध्यान में रखते हुए, और ख़ासकर जो इंक की बात आपने बताई, न्यूज़ पेपर के उपयोग से किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, इसके बारे में विभाग द्वारा रिकग्नाइज़ किया गया और अवेयर किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ये पूरे समाज के लिए। सर, खाद्य सुरक्षा मित्र भी बनाए गए हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं।
देखिए, FSSAI बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन मोड पे लेकर आ गए हैं। तो ऑनलाइन मोड पे आने से होता ये है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, जो भी यानी जो व्यवसायी हैं, उनको अलग अलग समय पर मदद की ज़रूरत होती है कि किस तरह से वो जैसे लाइसेंस लेना, लाइसेंस का रिन्यूअल कराना, लाइसेंस में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसमें मॉडिफिकेशन कराना, साथ साथ आपका जो प्रोडक्शन है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो उस प्रोडक्शन उसका होता है, तो उनको अपने प्रोडक्शन का एनुअल टर्नओवर वगैरह फाइल करना होता है। तो ये फूड सेफ्टी मित्र जो है, ये FSI के द्वारा बनाया हुआ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देकर, कि जो FSSAI के ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं उन सब की ट्रेनिंग देकर उनको हेल्प करने के लिए एक पूरा का पूरा एक तरह से कैडर तैयार किया जा रहा है, जिससे एक गैप ना हो। क्योंकि फूड बिजनेस ऑपरेटर को अगर ये नहीं पता है कि हम कैसे अप्रोच करें, ऑनलाइन का जो एरा है इसमें कैसे अपनी बातों को रखें, तो उसको ज़मीन पर मदद करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपर्ट्स होना चाहिए। तो उसके लिए ये फूड सेफ्टी मित्र हैं, ये FSI के द्वारा ट्रेंड पर्सनल्स होते हैं। ये कुछ अपने चार्जेस लेते हैं और साथ में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को। बिल्कुल सर, चर्चा जारी रहेगी। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा और अलग अलग स्थानों पर कई सारे कार्यक्रम होंगे। दूरदर्शन मध्य प्रदेश द्वारा भी कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ। योगस्य चित्ता वृत्ति निरोधा, जिसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। महर्षि पतंजलि द्वारा योग की यह परिभाषा दी गई। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम आसन व प्राणायाम का एक कार्यक्रम लेके आए हैं अपने दर्शकों के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ डॉक्टर उर्मिला प्यासी मैम। भुजंगासन और मकरासन, ये दोनों ही हमारे लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम बात करेंगे शारीरिक, मानसिक, किसी भी स्तर पर योग का महत्व आज भी है। हम योग जो करते हैं एक लंबी आयु के लिए करते हैं, दीर्घायु आयु के लिए करते हैं। शीतकारी और शीतली प्राणायाम दोनों ही गर्मी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो पहले हम करते हैं शीतकारी। कोई भी प्राणायाम करने के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन, सुखासन या वज्रासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। हम सुखासन में बैठे हुए हैं। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए गहरी दोनों जबड़ों को ऊपर और नीचे के दांतों को मिलाते हुए लिप्स को ओपन करेंगे और गहरी श्वास को अंदर लेंगे और पूरी श्वास अंदर जाने के बाद नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। दर्शकों, ये झलकियाँ थी कुछ योग से जुड़ी हुई। आपको लेकर चलते हैं सैर पर और चलते हैं आस्था के ज्योतिर्लिंग उज्जैन। ध्वनियों का, गंधों का एक अलग जगत है। उड़ती हुई भस्म के बीच एक पल को लगा कि देश काल की सीमाओं के परे हैं हम। एक ऐसी जगह में जहां अभी बनना और खत्म होना अभी शुरू होने को है। आदि और अंत के द्वैत के परे एक स्थल जहां दोनों की शुरुआत होती है। ऐसा लगना शायद इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हम महाकाल की उपस्थिति में हैं। महाकाल समूचे ब्रह्मांड के बीतते समय का गणनाकार, समग्र सृष्टि के अंत के सूत्र, जहां से सृजन का नव अध्याय शुरू होता है। उनके
महाकाल रूप की आराधना का समय है ये ब्रह्म मुहूर्त। तो दर्शकों, ये तो था महाकाल, और महाकाल के दर्शन के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं अनक्लेम्ड अकाउंट्स के बारे में, और साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट्स में क्या सावधानियां बरतना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर हैं पद्माकर पारे जी, जो कि रिटायर्ड बैंक मैनेजर। बहुत बहुत स्वागत है पद्माकर सर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या होते हैं ये अनक्लेम्ड अकाउंट्स? अब हिंदी में जैसे कहें कि अदावाकृत, तो ये समझ में नहीं आएगी बात, पर यदि साधारण बोलचाल की भाषा में कहें कि लावारिस खाते, जिनका मतलब कोई अता पता नहीं है, यानी उनको बैंक ने एक ऐसा देखा कि 10 साल से ज़्यादा जिसमें कोई लेन देन नहीं हुआ हो, उनका खातों का संचालन नहीं हुआ हो, तो ऐसे खातों को वो अनक्लेम्ड मान लेते हैं और वो राशि आरबीआई को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अभी हमारे देखने में ये आया कि अभी 31 मार्च की जो क्लोजिंग हुई उसमें 35,000 करोड़ की राशि बैंकों ने आरबीआई को ट्रांसफ़र करी। हम चूँकि देश के सबसे बड़े बैंक से सेवानिवृत्त हैं, इसलिए मेरा ध्यान एकाएक उसकी तरफ आया और मैं चौंक गया। तो फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ विचार किया जाए, कुछ चर्चा की जाए, कुछ सुझाव दिया जाए और देखा जाए किन परिस्थितियों में ये संभव हो पाता है। बिल्कुल सर, किन परिस्थितियों में बैंक जमा राशियों को लावारिस माना जाता है? कुछ तो छोटी छोटी बातें भी हैं कि जैसे बच्चे लोग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बाद उनकी सर्विस लग गई तो ट्रांसफ़र हो गया उनका। जो नौकरी में जाते हैं तो नौकरी लग गई उनकी, तो नौकरी से ट्रांसफ़र भी होता रहता है, तो स्थानांतरित हो गए और उन्होंने खाते को स्थानांतरित नहीं कराया। कई बार जो महिलाएं रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, वो शादी के पहले जब खाता खुलवा लेती हैं और उसके बाद जब ससुराल चली जाती हैं तो वो लोग खाते को स्थानांतरित नहीं कर पाते हैं। ये तो साधारण छोटी बात हुई। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है जो कि कई लोग अपने घर से बताए बिना, परिवार वालों को बताए बिना खाता खोल लेते हैं। वो कोई भी हो सकता है, अपनी पत्नी से नहीं बताए, पति से नहीं बताए और खाता खोल लेते हैं। बच्चों से नहीं बता के लोग, बुजुर्ग लोग खाते खोल लेते हैं और न उसकी पासबुक कहीं रखते हैं, न किसी को डायरी में लिख के रखते हैं और अचानक यदि उनका देहांत हो जाता है तो ऐसे खाते भी वो हो जाते हैं जिनको अब फिर संचालन नहीं हो सकता। तीसरी बात ये है कि एक जो सबसे बड़ी बात है उसमें बहुत ज़्यादा राशि उसमें है जो दिवंगत खाते कहते हैं। बैंक की भाषा में डिसीज्ड अकाउंट कहा जाता है। डिसीज्ड अकाउंट में उसमें क्या होता है कि वो यदि किसी व्यक्ति ने खाता खोला और उसको यदि संयुक्त नहीं किया है या उसमें नामांकन नहीं किया है तो उसके यदि खातेदार की यदि मृत्यु हो जाती है तो वो नियम के अनुसार उसके उस डिपॉजिट के ऊपर सभी लोगों का अधिकार हो जाता है, उनके पत्नी का, उनके सारे बच्चों का अधिकार हो जाता है। और कई बार ये परिस्थितियाँ होती है कि बच्चे लोग अलग अलग जगह चले गए, शादी हो गई, बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और उसमें फिर जब ऐसी प्रक्रिया आ जाती है बैंक में जो उन्हें का इतनी औपचारिकताएँ पूरी करना है तो वो लोग फिर उसमें थोड़ा सा उसको करते हैं कि इतनी कौन वो करेगा और छोड़ देते हैं। ऐसी राशि भी बहुत ज़्यादा है बिल्कुल जिसमें कि वो अनक्लेम हो जाती है क्योंकि उन्होंने क्लेम ही नहीं किया। ऐसे में ग्राहकों को क्या उपाय करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी वे खाता खोलें और वो लावारिस ना हो आगे भविष्य में, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले जो छोटी वाली बात बताई हमने उसमें तो यही करना चाहिए कि जैसे ही हमारा स्थानांतरण होता है खाते को स्थानांतरित कराएं। समय समय पर अपने जो पता है मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, इसको भी बैंक में अप टू डेट कराते हैं। लोग भूल जाते हैं क्योंकि आजकल समय समय पे लोग मोबाइल बदलते भी रहते हैं। तो ये साधारण बात है कि अपने स्थानांतरित होते समय खाता स्थानांतरित कराएं। नाम यदि चेंज हो गया हो शादी के बाद तो नाम चेंज करा लें। ज़्यादा उसमें प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, बहुत साधारण प्रक्रिया से नाम चेंज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है जो दिवंगत खातों के बारे में है वो खाते हमेशा संयुक्त रूप से खुलवाएं। यदि अपने को किसी को विश्वास नहीं है तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम ही उसको ऑपरेट कर पाएंगे, हमारे मरने के पश्चात ही दूसरा करेगा। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आइदर साइबर करते कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है उसमें से, तो इसमें फिर इतनी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही सब अपना कोई की मृत्यु होगी तो ऑटोमेटिक उसका उसमें चला जाएगा, अपने अपडेट कर सकेगा। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो नामांकन करा लें कम से कम। मृत्यु के पश्चात जिसको नामांकित किया गया है वो व्यक्ति उस पैसे का उत्तराधिकारी हो जाएगा, वो पैसा ले सकता है।
बिल्कुल पद्माकर सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। दर्शकों, आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका कभी अनक्लेम्ड अकाउंट ना हो, इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। सबसे पहले आपको नॉमिनी ज़रूर रखना है, और आपका जब कभी ट्रांसफ़र हो तो उस खाते को ट्रांसफ़र कर लीजिए। साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर्स अगर चेंज होते हैं तो मोबाइल नंबर्स को अपडेट करना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपका नाम अगर आप बदलता है, आपकी शादी के बाद आपका सरनेम बदलता है या नाम बदलता है, तो उसको भी अपडेट ज़रूर करवाएं। और आधार नंबर से भी लिंक रखें अपना खाता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और सारे ही बैंक आजकल आधार नंबर से लिंक कर देते हैं। हमारे साथ पद्माकर सर हैं, जो कि हमें बहुत विशेष जानकारी अनक्लेम्ड अकाउंट्स के बारे में दे रहे हैं। बैंक क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बैंक की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है, जो अनक्लेम्ड अकाउंट्स है उसकी सूचना ग्राहकों तक पहुंचाने की, इसके बारे में आप क्या? बैंक में प्रक्रिया तो है जी, उसमें 1 साल 2 साल के बाद में बैंक डॉर्मेंट अकाउंट हो जाता है, इनऑपरेटिव अकाउंट हो जाता है, उसमें 2 साल में हो जाती है, उनको पता चल जाता है कि इसमें 2 साल से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो उसको इनऑपरेटिव मान लेता है। पर उसके वो कभी कभी नोटिस भेजते भी हैं, परंतु कभी कभी नोटिस नहीं जा पाते, गलत बातों के कारण नहीं जा पाते हैं। तो बैंक की जिम्मेदारी तो है कि उसको समय समय पर सूचित कर लेना चाहिए कि आपका खाता इनऑपरेटिव हो गया है और आगे जाके हो सकता है भविष्य में अनक्लेम हो जाए, तो वो समय रहते ही कर देना चाहिए कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद खुद ही अपनी तरफ से लोगों के पास, खातेदारों के पास में भेजना चाहिए व्यक्ति को। अभी रिसेंटली हमने ये पढ़ा, और बड़ा मतलब प्रशंसनीय बात है, आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं और एक मुहिम अभियान चलाया गया है, उसका नाम है 100 डेज 100 पेज। उसमें बैंकों को निर्देश दिया गया है कि आप लोग अपने कर्मचारियों को भेजें और जो पता है ठिकाने उनको उनके पास जाके उनका पता ढूंढें और उनको भुगतान करने के लिए कोशिश करें उनकी। और जो अपनी इसकी प्रक्रिया है, जो दिवंगत खातों की प्रक्रिया है, उसमें भी थोड़ा सा कुछ ऐसा सुविधा करें कि जैसे उनको उतना जटिल नहीं लगे। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे आप व्यक्ति उत्तराधिकारी लड़के लोग बाहर हैं, तो उनको ऐसी व्यवस्था हो जाए कि वहाँ से वो लोग उस बैंक में, जैसे कोई नागपुर में है या बाहर है, तो वहाँ के बैंक में जाके उस फॉर्म को बैंक अधिकारी से सर्टिफाई करके वो प्रतियोगिता, पूरी की पूरी औपचारिकता है यहाँ इस शाखा में भेज दे जहाँ पे ये खाता दिवंगत हो गया है। तो ये प्रयास बैंक कर सकता है, उसकी प्रक्रिया में है भी, पर शायद कर नहीं पाता है वो। और जो बैंक ने, आरबीआई ने जो उनको निर्देश दिए हैं, उसका भी जब ये रिजल्ट तो हमें पता नहीं है, परंतु उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा और बहुत से खाते जो है चालू हो जाएंगे, उनके डिपॉजिट को मिल जाएगा। बिल्कुल, तो बैंक द्वारा कई सारे प्रयास किए जाते हैं और ऐसा प्रोटोकॉल भी है। 100 डेज 100 पेज का सर ने बताया कि 100 डेज़ के अंदर जिस किसी की मृत्यु हुई है या अनक्लेम्ड अकाउंट्स जो हैं उसके बारे में सूचना परिवारजनों तक पहुंचाएं और पता करें उसके बारे में। साथ ही साथ यूज़र फ्रेंडली होने के भी प्रयास कर रहे हैं बैंक्स, तो उम्मीद करेंगे जल्द ही ये सब चीज़ें लागू हो जाएं और सभी ये भोपाल के मामले में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इसमें जी, ये सही अनक्लेम डिपॉजिट से संबंधित। भोपाल के मामले में ये है कि मैं भी यहाँ पे एक शाखा में था, तो ये जो गैस त्रासदी हुई थी और गैस त्रासदी वालों को जो भुगतान किए गए थे बैंक के, उसमें उन्होंने कुछ लोगों की जो है एफडीआरए कराई थी कि इतने समय तक की इनकी फिक्स डिपॉजिट रहेगी, उसके पश्चात ही ये लोग पैसा निकाल पाएंगे। वो जो भी सरकार के निर्देशानुसार ऐसा किया गया था, तो वो जो बैंकों ने उनको भुगतान करके एफडी बनाई या उनके खाते खोले। और उस समय में क्या हुआ है कि उन लोगों की असामयिक देहांत भी हो गया जिनके खाते खोले गए थे या एफडी बनाई थी, तो वो खाते भी ऐसे दिवंगत हो गए हैं। उनके लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए और उन लोगों का भी किया जाना है, इनके रिश्तेदारों को भी किया जाना चाहिए, क्योंकि उनको ये तो पता है कि इनको गैस त्रासदी का राशि मिली है, अनुदान मिला है, तो उसके लिए उन्हें भी प्रयास करना चाहिए, ग्राहकों को भी। बिल्कुल, अच्छी बात बताई आपने। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, हम आज बात कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में और क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ऑनलाइन पेमेंट्स करते वक्त, बेसिकली क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, आजकल ऑनलाइन पेमेंट तो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, और जब से ये नोटबंदी हुई थी उसके बाद में तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि लोगों को विश्वास नहीं था कि इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो सकता है कि हम सब्जी वाले के यहाँ जाएंगे और 5 रुपये की धनिया खरीदेंगे तो भी हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, यदि 5 रुपये की फुल्की खाएंगे तो भी हम दे सकेंगे। ऐसा किसी को विश्वास नहीं था कि गांव में जब भी लोग इतने जागरूक हो सकते हैं कि बिना नकदी के लेन देन कर सकते हैं, कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो ये ऑनलाइन पेमेंट तो इतना लोकप्रिय हो रहा है। परंतु जो जितना लोकप्रिय हुआ है, पर साथ साथ उसमें धोखाधड़ी, ठगी की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल।
उसमें लोग कई बार क्या होता है कि जैसे अपना मोबाइल से ज़्यादातर मोबाइल बैंकिंग ज़्यादा चल रही है, तो मोबाइल के संबंध में क्या होता है कि उसमें एक तो अपना मोबाइल लॉक करके रखें, उसमें पिन ऐसा रखें, उसको लॉक रहे, जब तक हम उसकी पिन डाल के ना खोलें तब तक वह खोला नहीं जाए। क्योंकि कभी अपन रख दिया, ऑफिस में है, कहीं साइड में रखा रह गया, बच्चे लोग हैं, किसी दूसरे बच्चे ने देख लिया तो उसके साथ में ठगी कर सकता है, धोखाधड़ी कर सकता है। तो पहले तो अपन इसको अपने इसको लॉक करके रखें। दूसरी बात यह है कि अपन कई बार क्या होता है कि फ़ोन के द्वारा भी गड़बड़ी होती है। लोग बैंक अधिकारी बन के फ़ोन करते हैं। वो दिलचस्प बात है कि मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ के भी जो जिस शाखा प्रबंधक का नाम लिखा था उसी के नाम से फ़ोन किया जाता था कि मैं बोल रहा हूँ और आपका KYC अप टू डेट करना है, तो कृपया आप हमें अपनी ये जानकारी दीजिए। ये बिल्कुल इतनी सहज भाषा में बात करते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि कोई अपने साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि बैंक कभी भी KYC के लिए या ATM के लिए या खातों की संबंध जानकारी के लिए फ़ोन पे कभी कोई निर्देश नहीं देता है। वो आपसे ये कहेगा कि हाँ आपके खाते में ये है तो आप बैंक में आके करिए। तो आपको जो भी इसमें संशोधन करना है खाते के बारे में, वो जो भी जानकारी मांग रही है, आप उससे तुरंत कहिएगा कि हाँ ठीक है हम बैंक में आ जाएंगे, बैंक में बात कर लेंगे। तो इस प्रकार कई लोग ज़्यादातर ये KYC के बारे में ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, तो इस प्रकार के फ़ोन कॉल से बचना चाहिए। बिल्कुल। एक बार क्या होता है कई बार कि ऑफिसों में लोग उनके अधिकारी का फ़ोन मान के चलते हैं कि हमारे अधिकारी ने, आपका अधिकारी बोल रहा हूँ, ज़रा मैं अभी जगह फंसा हुआ हूँ, मेरे खाते में ज़रा इतने, इस खाते में इतने पैसे डाल देना, मैं रुका हूँ। ये भी फोर्जरी बहुत ज़्यादा हुई है इसमें कि लोगों ने ऐसे धोखाधड़ी की कॉल करके अपने खातों में पैसे डलवाए। तो ऐसे अविश्वसनीय, ऐसे इस प्रकार के कॉल पर विश्वास नहीं करके ये करें अपन। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए और ज़्यादातर देखा गया है कि परिचित बनकर या बैंक मैनेजर बन के फ़ोन करते हैं लोग और KYC के लिए अप्रोच करते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे बहुत देखा जाता है, हम देखें तो मैसेंजर पर मैसेज करेंगे, वहाँ पर मैसेज अपने परिचित लोग ही मैसेज करेंगे कि हमारे खाते में इतना पैसा डाल दिया जाए। तो सोशल मीडिया के लिए आप कैसे जागरूक करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सोशल मीडिया पर ये बिल्कुल उसमें जो लिंक दी रहती है, कई बार क्या होता है लिंक दी रहती है अपने www.http, तो उसमें एक शब्द कई बार अपन लोग ध्यान नहीं देते हैं। यदि उन्होंने कहा कि इस लिंक ज्वाइन करके आप हमारे इसमें एंटर करिए, तो उसमें आखिरी में S शब्द लिखा रहता है, बोलो स्मॉल में लिखा रहता है। यदि S शब्द उसमें है तो वो लिंक विश्वसनीय है, उसको सेफ्टी पर्पस से कहा गया है। उसमें इस प्रकार डाला ही गया, www ऑनलाइन है ऐसा डाला ही गया है, तो उसमें S शब्द जरूर देखें। स्मॉल S, हाँ स्मॉल में S में है। और जब भी अपन कोई लिंक के द्वारा एंटर करने का कहे तो अपन लिंक को क्लिक करके ना करके अपन अलग से उसको पूरी URL को टाइप करें और टाइप करके उसके अंतर्गत जाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है। दर्शकों, आप नोट कर सकते हैं कि जब भी लिंक आती है कुछ पेमेंट करने की, उसमें कहीं अगर आपको स्मॉल S दिखता है तो वो फ्रॉड हो सकता है। तो उस लिंक को आप हमेशा टाइप करके चेक करें और तभी कोई पेमेंट करें। पेमेंट के और भी बहुत सारे मोड हैं सर, जैसे कि पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, ATM तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन आजकल चलन हो गया है बारकोड से, या तो पेटीएम से या तो फ़ोन पे से पेमेंट करते हैं। तो क्या सावधानियाँ? इसमें दो प्रकार की सावधानी है। पहली बात तो ये कि जैसे अपन किसी का, यानी उसके लिए धोखाधड़ी नहीं कह सकते, उसमें अपने त्रुटि हो सकती है, अपनी गलती हो सकती है। तो जैसे BVR इसमें SR कोड करने की बजाय यदि हम किसी का फ़ोन नंबर टाइप कर रहे हैं तो फ़ोन नंबर टाइप करने के लिए विश्वास देख लें, चेक कर लें कि हमने फ़ोन नंबर सही टाइप किया है कि नहीं। यदि उसमें एक भी अंक गलत हुआ तो वो किसी गलत खाते में पैसा जा सकता है, आपका भुगतान जा सकता है और फिर उससे वापस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अपन जब भी अपन ऑनलाइन का पेमेंट करें तो कई बार क्या होता है कि लोग पेमेंट भुगतान करने के लिए हमसे कहते हैं कि आप अपना ये डालिए, पासवर्ड डालिए। जैसे कई बार अपन ये लोग OLR पे चेक सामान वगैरह बेचते हैं तो उसमें कहते हैं हमने आपका सामान खरीद रहे हैं, आप पे अपना ये पेटीएम नंबर बता दीजिए और ये फ़ोन पे नंबर बता दीजिए और उसमें पासवर्ड डाल दीजिए ताकि मैं आपको ये भुगतान करूँगा उसमें। तो जब हम भुगतान आपसे ले रहे हैं तो फिर हम अपना पासवर्ड उनको क्यों बताएं? कई बार यही होता है कि वो हमसे अपना पिन नंबर पूछ लेते हैं और वो पिन नंबर डाल के उसको वो कर देते हैं,
धोखाधड़ी या ठगी कर लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऑनलाइन नेट बैंकिंग जो हो रही है आजकल, पहले इसका ज़माना था कि बैंक में जाकर ही पासबुक भरेंगे या चेकबुक से हम ट्रांजैक्शन करते थे, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ। नेट बैंकिंग के ज़रिए ही सारे जितने व्यापारी होते हैं या बाकी ऑफिसेस होते हैं वो सारा ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आप क्या सावधानियाँ बरतना चाहिए खासकर नेट बैंकिंग करते वक्त? नेट बैंकिंग में भी पासवर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो पासवर्ड के बारे में यह है कि एक तो पासवर्ड अपना बहुत सरल सा ना बनाएं, बिल्कुल न्यूमेरिकल सीक्वेंस वाला कि 1 2 3 4। जनरली ये बहुत लोकप्रिय है, लोग 1 2 3 4 बना लेते हैं। ऐसे पासवर्ड ना बनाएं। अपनी जन्म तिथि, शादी की तिथि, ऐसे पासवर्ड बनाने से थोड़ा परहेज करें। ऐसे पासवर्ड बनाएं जो कि लोग सरलता से नहीं डाल सकें। और दूसरे समय समय पे पासवर्ड अपना पिन बदलते रहें। और कठिन कितने समय में पिन बदल लेना चाहिए सर? औसतन तो 3 महीने में बदल लीजिए आप, 3 महीने 4 महीने में बदलते रहे उसको जी, तो धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और वैसे हर बार जब भी अपन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें अपन एक अपने सुरक्षा के बतौर एक अपन लिमिट डाल सकते हैं कि हमें एक 10,000 से ज़्यादा पेमेंट यदि हो तो हमें अलग से अलर्ट किया जाए, या उससे ज़्यादा पेमेंट करने ही ना दे वो। भला ही चांस 10-10 हज़ार के कुछ पेमेंट कर दे, 50 का यदि करना है तो, परंतु उसमें अपनी लिमिट, एक सिक्योर लिमिट डाल दें कि इससे इतनी हमारी जो जोखिम की लिमिट इतनी ही रहेगी। मान लो कोई धोखाधड़ी हो भी गई तो हमारा कम से कम इतना ही नुकसान होगा। तो एक लिमिट अवश्य डालें उसमें। बिल्कुल पारे सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। जो नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं और जैसा कि हमने ज़्यादातर देखा है, एक बार पासवर्ड बना दिया उसके बाद हमें चेंज करने में काफ़ी तकलीफ होती है। और पासवर्ड्स भी हम ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4, उसकी जगह हमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करना चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग बना रहे हमारा पासवर्ड। और हर 3 महीने में पासवर्ड को चेंज करना आवश्यक है जिससे आपकी सिक्योरिटी बनी रहे, आपके बैंकिंग की सेफ्टी रहे। साथ ही साथ आपकी जो लिमिट है वो भी आप तय कर सकते हैं। जैसा कि हमको पद्माकर सर ने बताया कि अगर हम लिमिट तय कर देंगे तो एक मैसेज आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा। अगर 10,000 की लिमिट हमने तय की है तो एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका खाते से 30,000 की परमिशन मांग रहा है, तो हमें ज्ञात रहेगा कि अगर उसकी बियॉन्ड लिमिट बढ़ती है तो एक सूचना हमारे पास भी आएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें पद्माकर सर ने दी। सर, और क्या विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? अभी इसके कारण जो है अपन इसके ऑनलाइन बैंकिंग से हम कई भुगतान करते हैं, जैसे बिजली का बिल का भुगतान करते हैं, नगर निगम के मकान का भुगतान करते हैं, किराए का, बच्चों के स्कूल के फीस का भुगतान करते हैं। तो ये एमपीबी से हमने देखा कई बार ऐसा नोटिस आता है कि आपका बिल भुगतान नहीं हुआ, बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, कृपया आप ये फॉर्मेलिटी करिए। वो भी धोखाधड़ी वाला का है, जबकि हमारा बिल अपन ने पेमेंट कर दिया फिर भी वहाँ से नोटिस आता है। तो ऐसे नोटिस पर ध्यान ना दें, इसके नोटिस पर ध्यान ना दें। यहाँ पे आपके पास में विधिवत यदि कोई आए बताए आपका, तभी अपन करें, ऐसा नहीं तो उसकी लिंक के द्वारा आप उसको खाते को चालू ना करें या बिल्कुल सर। एक ज़्यादातर देखा गया है जैसे कि कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स में पैकेज बुक किया, पैसा कट गया और वो नहीं आया, वो फ्रॉड था, तो वो पैसा अगर वापस लेना है तो बैंक क्या सहायता करता है? बैंक तो सहायता कम कर पाता है, उसके लिए फिर हमको साइबर थानों में ही रिपोर्ट करना चाहिए। बैंक, क्योंकि एक बार ये पैसा उसमें से निकल गया तो वो ये जरूर खोज कर सकता है कि उसी बैंक के खाते में किसमें गया है, किंतु जो यूपीआई सिस्टम है इसमें उसका पता, जिसमें उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता, बैंक उसमें कंट्रोल नहीं कर पाता है कि किसके खाते में गया है। बिल्कुल एटीएम। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी पद्माकर जी। हमारे साथ देवेंद्र सर भी हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिनसे हमने बात करी ईट राइट चैलेंज के बारे में। बहुत कुछ कर रहा है विभाग, हमारे प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमने आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त की और फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स भी एक मुहिम है, और जनता से आप क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जो आपने पूछा है, ये हमारे यहाँ कुछ 17 प्रदेश में 17-18 गाड़ियाँ हैं। एक्चुअली ये वैन्स होते हैं जिसमें बेसिक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ होती हैं। बिल्कुल। इसका फंक्शन ये है कि लेबोरेटरीज़ पर हर कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर हम एक छोटी लेबोरेटरी लेके लोगों के बीच में पहुंच जाएं तो 2 चीज़ें होती हैं, एक है बेचने वाले और दूसरा है कंज्यूमर। इन दोनों के बीच में हम जाकर उनकी फूड जो मार्केट में अवेलेबल है बेचने के लिए, या लोगों ने अपने घरों में किसी चीज़ को ख़रीद के रखा हुआ है और उसकी क्वालिटी की उसको डाउट है कि उसमें क्वालिटी में कोई ख़राबी हो सकती है, तो ये दोनों लोग अपना चेक करा सकते हैं। व्यापारी जो है वो उनके पास बेचने के लिए जो आर्टिकल रखे हुए हैं
वो भी हमारे लैब में लाकर टेस्ट करा सकते हैं। साथ में अगर मेरे पास कोई मसाला रखा है और मुझे लग रहा है कि इस मसाले में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जो हमारे हैं, हम उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे जाके टेस्टिंग करा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही मिनिमम उसकी फीस है, 10 रुपये हम उसमें चार्ज करते हैं। बहुत फीस भी इस तरह का है। अच्छी बात कही सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हमारे साथ पद्माकर सर भी हैं। सर, संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ा हुआ? इसमें एक बात रह गई थी, एटीएम्स का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है आजकल, एटीएम कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का। तो इसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, लोग इसका प्रयोग करते हैं पर फिर भी कई लोग अभी उसमें भी हिचकिचाते हैं कि वो हमारा एटीएम कार्ड कुछ वो हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा और उससे हमारी सब खाता खाली हो जाएगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपन एक ही उदाहरण उसके लिए कि हम जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो यदि हमने घर में ताला ठीक से नहीं लगाया है तो चोरी होने की संभावना है। ताला ठीक से लगा लिया है किंतु उसकी चाबी हमने किसी गलत व्यक्ति को दे दी, उसने चोरी कर ली, तो वो आपका वो हो सकता है। इसी प्रकार एटीएम के बारे में आप उसका पिन किसी को न बताएं। उससे कभी कभी यदि फ़ोन से कोई पूछता है आपसे पिन, या उसके पीछे लगा हुआ क्रेडिट कार्ड में जो CVV नंबर पूछता है, ये कतई नहीं बनाएं, तो आपका एटीएम के द्वारा कभी भी धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। और अभी एक उदाहरण, अभी कई बैंकों ने ये फैसिलिटी जारी की है कि बिना एटीएम मशीन को जाए हुए घर बैठे ही आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं जो वहाँ नहीं जा सकती, तो किसी भी व्यक्ति को आप इसमें एक वो आता है, पिन आता है, उसी समय बनाना पड़ता है। वो 4 घंटे के लिए वैध रहता है और 10,000 तक का विड्रॉल उसमें किया जा सकता है। अब उस पिन को उस बताते हैं उस व्यक्ति को, वो जाके आपको 10,000 रुपये ला के दे देगा। कार्ड का दुरुपयोग होने की संभावना से पूरी तरह से बच बिल्कुल जाएगी। पद्माकर जी, बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत अच्छे संदेश दिए हमारे दर्शकों को। हमारे साथ देवेंद्र सर थे जिन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें ईट राइट चैलेंज के बारे में बताई, और साथ ही साथ पद्माकर सर ने हमें बताया किस प्रकार से हम ऑनलाइन सेफ्टी रख सकते हैं, खासकर ट्रांजैक्शन करते वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। दर्शकों, उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।